जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों देखो, अभी जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है वी आर गवई, लेकिन इनका कार्यकाल जो है ये 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद हमेशा पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना याद रखना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। और बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। और देखो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है टोटल, तो 34 है। 34 में से एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों नंबर सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, और इसमें आपको बताना है भारत की रैंक। फटाफट से बताओ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, 102वें स्थान पर है। ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो एक आयरिश एजेंसी है, उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन संगठन है उसका नाम है वेल्थ हंगर हेल्प। इन 2 संगठनों के द्वारा जो भुखमरी सूचकांक ये जारी किया गया, और इस सूचकांक में 123 देशों में से भारत 102वें स्थान पर है। बात करें पिछले साल, तो पिछले साल 105वें स्थान पर था। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। ठीक है, इस सूचकांक को मापने के 4 मापदंड हैं। कौन कौन से हैं, अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। चलो आगे हम बात कर लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की। और इसमें अपना देश भारत जो है दोस्तों ये 38वें स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें भारत 38वें स्थान पर है, पिछले साल 39वें स्थान पर था। और इस सूचकांक में देशों को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड, याद रखना ये फैक्ट, लगातार 14वें साल टॉप स्थान पर है, और अंतिम स्थान पर है अंगोला देश। ठीक है, और ये जो सूचकांक है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है लगातार 14वें साल, सेकंड पर स्वीडन है, और थर्ड पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। देखो जिस प्रकार से आप यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं मंथली वाइज और टॉपिक वाइज, तो दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें मंथली वाइज करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा बिल्कुल अपडेट, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जितने ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम दावा करते हैं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। और जो हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, ठीक है, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं 5000 से ज़्यादा इसमें मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारी साइंस की रामबाण ई बुक है। और दोस्तों इन तीनों ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने एक ऑफर निकाला है, मात्र 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, तो ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। फिर बताओ दोस्तों, अक्टूबर 2025 को कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उरुग्वे देश। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है और मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फिर बताओ, अक्टूबर 2025 को किस शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो मिनी रत्न का दर्जा जो है ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए प्रदान किया गया है। बताओ, अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का नया हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो एनएसजी का नया हब जो है ये अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी है। फिर बताओ, अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस स्थान पर वायुनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि वीआईसी का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन आईआईटी धारवाड़ में किया गया है। बताओ, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है सैरी सिंह। ठीक है, भारत की हैं सैरी सिंह और इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया। ये पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय महिला ने ये खिताब जीता है। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है कहाँ पर हुई है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका आयोजन किया गया। इसमें 120 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया है और इस साल इसका 48वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, फिर बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महिला विदेशी प्रधानमंत्री की किताब के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। जॉर्जिया मेलोनी जो कि एक विदेशी प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? ये इटली की। ठीक है, और दोस्तों इनकी आत्मकथा है आई एम जॉर्जियो माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ठीक है, और इस आत्मकथा का भारतीय संस्करण आने वाला है तो इसकी प्रस्तावना लिख दी है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने। मेलोनी के बारे में याद रखना, ये 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इस किताब में उन्होंने अपने महिला नेतृत्व, मातृत्व, राजनीतिक सक्रियता जैसे अनुभव साझा किए हैं। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा का नाम भी आपको याद रखना है, ये चर्चाओं में है। भारतीय संस्करण आने वाला है, प्रस्तावना लिख दी है अपने देश के पीएम मोदी जी ने। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भाई देख के बताओ फटाफट से, किसने जीता है? अपने प्यारे देश भारत ने। एशिया कप का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, 17वां संस्करण है। फाइनल मुकाबला हुआ है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जीता है भारत ने। और भारत ने जीता है, बहुत खुशी की बात है। और भी खुशी हमारी बढ़ जाती है जब पाकिस्तान को हराया होता है। तो पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है और भारत ने ये खिताब 9वीं बार जीता है। मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो पुरस्कार है कुलदीप यादव को दिया गया। फिर बताओ कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो मिथुन मनहास हैं, ठीक है, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। बाकी बीसीसीआई के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको बीसीसीआई रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और स्थापना 1928, हेडक्वार्टर है मुंबई। और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मिथुन मनहास। सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। फिर बताओ, मोरक्को में भारत की पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया है? तो मोरक्को में भारत की पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री का उद्घाटन किया है 2 जनों ने। एक तो फोटो में आप देखो, अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे हैं मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दे लतीफ लोदी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार भी 2 जनों ने जीता है। शाहरुख खान ने जीता है जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी ने जीता है 12th फेल मूवी के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1954 में
और देखो ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 2025 में इसका 71वां संस्करण है। आयोजन हुआ है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए, विक्रांत मैसी ने 12th फेल मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन ने, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल ने, और बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है ये कटहल मूवी ने जीत लिया है। ठीक है, फिर बताओ दोस्तों इसी क्रम में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जो है ये मोहनलाल के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 55वां संस्करण है। ये जो पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और ये सम्मान मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया, और ये पुरस्कार इन्हें वर्ष 2023 के लिए दिया गया। और 54वां इससे पहले जो था दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसके पहले विजेता थी देविका रानी। ठीक है, और 1969 में इनको पुरस्कार दिया गया। फिर बताओ सितंबर 2025 में किसे अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान हमारे पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें भारत के आर्थिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया, और उनकी तरफ से ये पुरस्कार मनमोहन सिंह जी की पत्नी गुरशरण कौर को दिया गया है। ठीक है, फिर बताओ सितंबर 2025 में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार अनुप्रिया राय ने जीता है। किस फिल्म के लिए जीता है? तो सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म के लिए। फिर बताओ किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है। तो जो है दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये मिला है हॉर्नबिल महोत्सव को। तो ये किस राज्य का महोत्सव है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड का महोत्सव है। फिर बताओ मशहूर गायक हैं जुबिन गर्ग, इनका निधन 19 सितंबर को हो गया है। ठीक है, और सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान इनका निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि जो जुबिन गर्ग हैं, ठीक है, वो किस राज्य से थे। दो बातें याद रखना, जुबिन गर्ग का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग, ये जो फोटो देख पा रहे होंगे ये होता है स्कूबा डाइविंग, तो स्कूबा डाइविंग करने के दौरान इनका निधन हुआ है और ये असम राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर बताओ अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये पुरस्कार डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी के लिए दिया गया। कहाँ के ही ये? पुणे के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, और भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के द्वारा हर 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ये पुरस्कार जल आपूर्ति और सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। बताओ किस देश ने डेला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया। देखो दुनिया का पहला एआई मंत्री, इसका नाम है डेला। किस देश ने नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया देश ने नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखना अल्बानिया देश ने इतिहास रचते हुए दुनिया की पहली एआई निर्मित मंत्री की नियुक्ति की है, और इस मंत्री का नाम क्या है दोस्तों? एआई निर्मित मंत्री का नाम है डेला। और अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने इस एआई निर्मित मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इस एआई निर्मित मंत्री को सार्वजनिक खरीद मंत्री बनाया गया है। ठीक है, मतलब कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो सार्वजनिक खरीद मंत्रालय इनको दिया गया है। बताओ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी है? तो ये पहली रैंक इंदौर शहर की है। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 130 शहरों पर किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है, और 3 लाख से 10 लाख
आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान ये महाराष्ट्र के अमरावती शहर का है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान मध्य प्रदेश के देवास शहर का है। फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार के साथ आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह 2025 के तहत किन शहरों को पुरस्कार दिया गया? तो इंदौर और उदयपुर शहर को प्रदान किया गया है। फिर बताओ, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार के साथ आर्द्रभूमि शहर मान्यता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर बताओ, जैनजी द्वारा नेपाल में तख्ता पलट के बाद नेपाल की अंतरिम और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो नेपाल की अंतरिम और पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला किर्की बनी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये भारत के किस क्रम के, किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? फटाफट से बताओ। तो ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और ये एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे और बाकी इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया था, ठीक है। कौन थे ये? सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट ही मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का प्रभार किसे दिया है? सीपी राधाकृष्णन ये कौन थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, लेकिन अब ये बन गए हैं उपराष्ट्रपति। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का प्रभार जो है ये आचार्य देवव्रत के लिए प्रदान किया गया। आचार्य देवव्रत अभी जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल हैं और इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किस राज्य ने? श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 संस्करण याद रखना, पहला संस्करण है। जब भी कोई खेल पहली बार होते हैं तो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में, और मेडल टैली में टॉप पर मध्य प्रदेश है, ठीक है। उड़ीसा जो है दूसरे पर और केरला तीसरे स्थान पर है। इस खेल महोत्सव में 5 प्रमुख जल खेल शामिल थे: कायाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस। इस महोत्सव को शुभंकर हिमालयन किंगफिशर के लिए बनाया गया। फिर बताओ, यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है भैया? तो ये खिताब महिला एकल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो खिताब है ये जीत लिया है आर्यना सबालेंका ने, और ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इसी क्रम में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब पूछा जाए तो आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता। देखो यूएस ओपन महत्वपूर्ण है, इसमें मेन सिंगल मैंने आपको बताया कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका बेलारूस की हैं, और ये डबल्स जो हैं ये भी एक बार पढ़ लेना, हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। फिर बताओ कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो सीजीए बने नहीं हैं, बन गई हैं। इनका नाम क्या है? तो टीसीए कल्याणी इनका नाम है, और ये भारत की 29वें नंबर की सीजीए बनी हैं। फिर बताओ, वर्ष 2025 के संशोधन के बाद अब जीएसटी में मुख्य टैक्स स्लैब कितने रह गए हैं और वो कौन से हैं? तो जीएसटी में अब टैक्स स्लैब की हम बात करें तो मुख्य हैं 5% और 18%, ठीक है। तो 2025 में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दर संरचना में बड़ा बदलाव किया। पहले जीएसटी में 4 मुख्य स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%। संशोधन के बाद अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। इसके अलावा एक और टैक्स स्लैब है 40%, लेकिन ये 40% जो टैक्स स्लैब है ये तंबाकू प्रोडक्ट, लग्जरी कारें और अन्य पर लागू होगा, ठीक है। तो बताओ 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? चाइना के तियानजिन में इसका आयोजन किया गया। एससीओ शिखर सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखना चाइना के तियानजिन में इसका आयोजन किया गया। 25वां संस्करण है। इससे पहले जो पिछले साल का 24वां हुआ था एससीओ समिट, याद करो 2024 में कजाकिस्तान की अस्ताना में हुआ था। एससीओ मतलब
संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 2001, हेडक्वार्टर बीजिंग। एससीओ के सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। ठीक है। और रिसेंटली ईरान ऐड हुआ है 2023 में, भारत भी है। भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में ऐड हुए थे। फिर बताओ दोस्तों कि एससीओ सम्मेलन 2025 के तियानजिन घोषणा पत्र में भारत की किस आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की गई? तो एससीओ समिट में आपको पता होगा कि कौन सी घटना हुई थी, पहलगाम हमला। ठीक है, और उसकी निंदा की गई। तो एक बात बताओ फटाफट से कमेंट में, वीडियो को पॉज करो, कब हुई थी घटना? डेट नहीं भूलना है। घटना हुई थी 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, और इसके जवाब में हमने क्या किया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कब चलाया था, ये भी कमेंट में बता के जाना। ठीक है। चीन के राष्ट्रपति ने एससीओ समिट 2025 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक की स्थापना का आह्वान किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एससीओ डेवलपमेंट बैंक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए एससीओ सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो अब एससीओ की जो अध्यक्षता है 2025-26 के लिए ये किर्गिस्तान देश के लिए दी गई है। बताओ, न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारतीय सशस्त्र बलों की किस कमान ने किया है? तो ये जो परीक्षण है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के सभी जिलों में अगस्त से सितंबर 2025 में बाढ़ आ गई और जिसे 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ बताया गया है? तो ये बाढ़ कहाँ पर आई? पंजाब में। ठीक है। हाल ही में किस पड़ोसी देश में 6.0 और 5.2 तीव्रता के 2 भूकंप आए जिनमें 1400 से अधिक लोगों की मौतें हो गईं? तो ये भूकंप जो हैं अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में आए हैं। ठीक है। पहला भूकंप आया था 31 अगस्त को 6.0 रेक्टर स्केल का, दूसरा आया 3 सितंबर को 5.2 रेक्टर स्केल का। भूकंप का केंद्र कौन सा है? तो नागरहार प्रांत, जलालाबाद। ठीक है। और मौतें कितनी हुई? तो 1400 प्लस लोग मारे गए हैं। बताओ, सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को कौन सा माइक्रो प्रोसेसर चिप सौंपा है जिसे भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर कहा जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम 3201, या फिर इसको 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये भारत का पहला मेड इन इंडिया प्रोसेसर है। फिर बताओ, भारत में सूर्योदय की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में दिखाई देती है जहां पर 2025 में सनराइज फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोंग गांव। इसको डिटेल में आप समझिए। देखो, डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और भारत का सबसे पूर्वी बसा हुआ गांव है ये, और यहाँ भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। अब ये गांव कहाँ पर है? तो चाइना और म्यांमार की सीमा के पास में स्थित है दोस्तों, और सनशाइन फेस्टिवल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक। ठीक है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना। फिर बताओ, साउथ कोरिया को हराकर किस देश ने हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया? तो साउथ कोरिया को किसने हराया? अपने देश भारत ने, और हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। देखो, इसका आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ। जीता है भारत ने, हराया है साउथ कोरिया को। भारत ने चौथी बार ये कप जीता। इस जीत से भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई कर लिया। भारतीय टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। बताओ, सितंबर 2025 में मदर मेरी कम टू मी नामक संस्करण पुस्तक किस लेखक ने जारी की है? तो ये पुस्तक अरुंधति राय ने जारी की है, और ये जो पुस्तक है अरुंधति राय की माँ मेरी राय, याद रखना, मेरी राय के जीवन और योगदान पर आधारित है। अरुंधति राय आप लोग जानते होंगे कि ये बुकर पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये असम राज्य में लॉन्च किया गया है। चूँकि भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। याद रखना, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल
असम के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम है दी वल्चर नेटवर्क और उद्देश्य क्या है, गिद्ध संरक्षण से जुड़े लोगों और संगठनों को एक नेटवर्क में जोड़ना। और देखो असम की बात हुई है तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, राजधानी दिसपुर है, पड़ोसी देश कौन है, भूटान और बांग्लादेश। फिर बताओ कि सितंबर 2025 में भारत ने अपनी कौन सी भी स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीक विकसित की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पहली। ठीक है, बताओ 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन सा बना है, तो ये बन गया है दोस्तों फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ठीक है, याद रखना इसको शॉर्ट में एजुकेट गर्ल कहा जाता है। और एजुकेट गर्ल भारत का पहला ऐसे एनजीओ है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। इस एनजीओ को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज की रूढ़ियों को बदलने के काम के लिए सम्मानित किया गया। शुरुआत हुई थी 2007 में, सफीना हुसैन ने इसकी शुरुआत की थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये पुरस्कार 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। ठीक है, तो 2025 में एक भारतीय संस्थान है एजुकेट गर्ल, इसको तो दिया ही गया है, एनजीओ है। इसके अलावा अन्य विजेता हैं वो भी आप देख लो। तो एक हैं साहिना अली, ठीक है, मालदीव की, और दूसरे कौन है दोस्तों, तो दूसरे हैं फिलोबियानो एंटनियो एल बोलानोएला, फिलीपींस के हैं। बाकी अपना भारत का एनजीओ है एजुकेट गर्ल, इसके बारे में विशेष तौर पर याद रखना। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरला। तो याद रखो अगस्त 2025 में केरला भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है। इस उपलब्धि की घोषणा केरला के सीएम पिनाराई विजयन ने की है। केरला ने यह उपलब्धि डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत हासिल की है। ठीक है, ये जो परियोजना है इसी से जो है डिजिटल एजुकेशन दी गई है। भारत का पहला, कुछ और फैक्ट पूछे जाते हैं कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो ये केरल का कोल्लम जिला है। और भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये भी केरला है। और भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला जिला कौन सा है, तो केरला का त्रिशूर जिला। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव कौन सा है, तो है पोलम पाराप ग्राम पंचायत, केरला की पंचायत है। भारत का पहला खुद की इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वाला राज्य ये भी केरला राज्य है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, तब आप कह देना दोस्तों ये बना है मिजोरम। ठीक है, तो मई 2025 में मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। और ये घोषणा मिजोरम के सीएम लाल दोहुमा ने की है। इनने बताया है कि मिजोरम ने 98.2% साक्षरता दर प्राप्त कर ली है, और जो कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्धारित 95% की सीमा से अधिक है। फिर बताओ भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखरपट्टिनम यानी कि तूतीकोरिन में दिसंबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। तो देखो भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन तैयार होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। और देखो भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन, या फिर हम कहें कि अभी तक एकमात्र, तो वो कौन सा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तैयार हो रहा है। फिर बताओ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का नाम क्या है, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया, तो इनका नाम है सतीश कुमार। फिर बताओ भारत का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला केबल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया, तो ये बनाया गया है दोस्तों गंगा नदी पर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पुल का नाम क्या है, ओटा सिमरिया पुल, गंगा नदी पर बना है। उद्घाटन 22 अगस्त 2025 को पीएम मोदी और बिहार की सीएम नीतीश कुमार ने किया। ये देश का सबसे चौड़ा 34 मीटर का 6 लेन एक्सपेंशन केबल ब्रिज है। आमतौर पर 6 लेन पुल की चौड़ाई 29.5 मीटर होती है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 8.15 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है।
इस मालगाड़ी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रास्त्र, इस मालगाड़ी का नाम है। तो देखो दोस्तों, 7 अगस्त को भारतीय रेलवे ने भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण कर लिया। और दोस्तों इस ये जो सफल ट्रायल है, ये पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न ने गंज ख्वाजा स्टेशन और गहरवा स्टेशन के बीच किया। मालगाड़ी का नाम याद रखो, रुद्रस्थ है। मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इसमें कितने डिब्बे हैं? तो 354 इसमें डिब्बे हैं। ठीक है, जैसे अभी ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम है ना, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे। और रेलवे से रिलेटेड करंट, केवल करंट जो 2 से 3 साल की घटनाएं हैं रेलवे की, मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर लिखना रेलवे रिलेटेड करंट अफेयर्स बाय फ्री एजुकेशन, तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। फिर बताओ, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। देखो, जो जलालाबाद नगर है, इसको भगवान परशुराम की जन्म स्थली माना जाता है। यहाँ भगवान परशुराम का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर भी स्थित है। ठीक, इसलिए इसका नाम परशुरामपुरी किया गया। वर्ष 2025 में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिश्रण, इसको बोलते हैं E20 का लक्ष्य हासिल किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 20%। ठीक है, तो भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और इस मिश्रित पेट्रोल को E20 कहा जाता है। और उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम करना, कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता घटाना। 2014 से अब तक एथनॉल मिश्रण में भारत ने लगभग 700 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम किया है। फिर बताओ, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। ठीक है, तो याद रखना अनीश दयाल सिंह कौन बने हैं? डिप्टी NSA। और यदि हम बात करें NSA कौन है, ये तो डिप्टी बने हैं। केवल NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल वर्तमान में, तो इनका नाम भी आपको याद रखना। फिर बताओ कि जुलाई 2025 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ की हम बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। ठीक है, इसी क्रम में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख भी बने हैं। ठीक है, इंडियन नेवी के जो है वाइस चीफ कौन बने हैं दोस्तों? इनका नाम बताओ फटाफट से। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। ठीक है, यदि हम जो सेना के प्रमुख पद हैं, यदि हम उनके वर्तमान प्रमुखों की बात करें, तो देखो वर्तमान में CDS हैं जनरल अनिल चौहान, नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक, 15 अगस्त 2025 को नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल का निधन हो गया है, इनका नाम बताओ। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ, इनका नाम है ला गणेशन। ठीक है, 15 अगस्त को ला गणेशन का निधन हो गया है 80 वर्ष की आयु में। तो ये नागालैंड के 16वें नंबर के राज्यपाल थे। ठीक है, और इससे पहले वो मणिपुर के राज्यपाल भी रहे हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो बताओ अगस्त 2025 में ला गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये प्रभार जो है अब सौंपा गया है अजय कुमार भल्ला को, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक है, फिर बताओ हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नागपुर की हैं 19 साल की बेटी दिव्या देशमुख, और इनने दोस्तों फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। दिव्या देशमुख ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत की ही एक बेटी को हराया है, उनका नाम है कोनोरू हम्पी। और दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और महिलाओं के क्रम में चौथी ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। ठीक है, हाल ही में किस IIT ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित कर लिया है? तो ये किसने किया है? IIT रुड़की ने। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में भारत के पहले
हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में। बताओ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? इनका नाम है दीपिका पादुकोण। बताओ दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनका नाम है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरेबियाई देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखो कि यूपीआई अपनाने वाला जो पहला देश है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है भूटान। ठीक है, और कुछ और फैक्ट याद रखो कि त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कमला प्रसाद विशेषर। ये मई 2025 में बनी। दूसरा फैक्ट याद रखो जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसको सम्मानित किया गया? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये दो फैक्ट भी याद रखो। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। ये ब्राज़ील देश का सर्वोच्च सम्मान है। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है? तो जॉन महामा ये घाना देश के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने जो है अपना नेशनल अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है आस्था पुनिया और ये यूपी के मेरठ की रहने वाली हैं। फिर बताओ टेक कंपनी है एप्पल। एप्पल के नए सीओओ का नाम क्या है जो कि भारतीय मूल के हैं? तो इनका नाम है दोस्तों सबीर खान। जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है कर्टिस कैम्पर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं। हाल ही में लॉन्च की गई दी वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो जो दी वन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है ये शिखर धवन की आत्मकथा है। ठीक है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च हुआ है? तो ये इटली देश में लॉन्च हुआ है। भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, मतलब रोड के ऊपर से एक ओवरपास कॉरिडोर बना देना, यहाँ से जो एनिमल वगैरह हैं वो आसानी से निकल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार ये सिकल सेल बीमारी की दवा अनुसंधान और विकास के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार इसकी घोषणा की गई है और घोषणा किसने करी है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास ने। उद्देश्य क्या है? जो सिकल सेल बीमारी होती है, ठीक है, तो इसकी नई और प्रभावी दवाओं के अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। जो सिकल सेल बीमारी ये क्या है? एक आनुवंशिक रक्त विकार है। इसमें जो आरबीसी होती हैं वो विकृत हो जाती हैं और शरीर के टिश्यूओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। बताओ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत को और इस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में होने वाला है। फिर बताओ हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो ये है डेनमार्क का कोपेनहेगन। ठीक है, फिर बताओ हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 किसे प्रदान किया गया? तो ये IPPB बैंक को दिया गया, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया। किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया? तो ये कच्छ में शुरू किया गया है। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला राज्य में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरला राज्य के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया और इस अभ्यारण्य का अब नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य रखा गया है। यहाँ पर 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। बताओ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको सीबीडीटी कहा जाता है, तो सीबीडीटी के चेयरमैन का नाम क्या है, जिनका कार्यकाल जून 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है? इनका नाम है दोस्तों विनोद अग्रवाल। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रिक्स समिट बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका आयोजन जो है ये ब्राज़ील को मिली और आयोजन किया गया ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट 2025 में इसका 17वां संस्करण है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से शामिल हुए पीएम मोदी जी। और इससे पहले जो 16वां ब्रिक्स समिट हुआ था 2024 में रसिया में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में। स्थापना जब इसकी हुई थी तो इसमें 4 सदस्य देश थे, तब इसको कहा जाता था ब्रिक। क्या कहा जाता था? इसको ब्रिक कहा जाता था। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में रसिया में। ब्रिक्स क्या है दोस्तों? तो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। इसमें पहले 5 सदस्य देश थे, अब 5 और जुड़ गए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। बताओ दोस्तों, उच्च चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने ये खिताब जीत लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ के नए प्रमुख बताओ फटाफट से। पराग जैन रॉ के नए चीफ बने हैं और इनने रवि सिन्हा का स्थान लिया। रॉ क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है। फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना 1968। और चीफ कौन बन गए हैं? तो पराग जैन जो हैं इसके नए चीफ बन गए हैं। भारतीय नौसेना की ऐसी पहली महिला अधिकारी का नाम बताओ जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति का एडीसी बनने वाली नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है यशस्वी सोलंकी। अच्छा, जो एडीसी है राष्ट्रपति का, ये क्या होता है? फुल फॉर्म होता है एडी कैंप, और इसका काम होता है नौसेना से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति की सहायता करना। बताओ, किस भारतीय कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जीता है बानू मुश्ताक ने। मतलब 5 स्टार लगा लो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो डन मानो पूछा ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 एक कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जीता है। और ये जो दोस्तों लघु कथा संग्रह है, ये लंदन में सम्मानित होने वाला पहला कहानी संग्रह बन गया है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था जेनी एरपेनबेक को, जो कि जर्मन लेखिका है। इनकी पुस्तक कैरोस को। और इसकी ये जो पुरस्कार है स्थापना हुई थी 2005 में, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया बिहार में। और दोस्तों, हालांकि नई दिल्ली में शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं हुई हैं। उद्घाटन किया मोदी जी ने। थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। मस्कट यानी कि शुभंकर गज सिंह के लिए बनाया गया। गज सिंह क्या है? हाथी और शेर का एक मिश्रण है। इन खेलों में देश भर के करीब 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेडल टैली में टॉप पर महाराष्ट्र, सेकंड पर हरियाणा, थर्ड पर राजस्थान और फोर्थ पर है कर्नाटका राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भविष्य विभाग किस राज्य सरकार ने गठित किया है? तो याद रखना कि भविष्य विभाग को गठित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये हरियाणा बन गया है। ठीक है, तो याद रखो कि ये विभाग क्यों गठित किया गया? राज्य के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति, एआई,
जलवायु परिवर्तन, स्वचालन जैसे विषयों पर ये विभाग काम करेगा। उद्देश्य भविष्य की तकनीकी सामाजिक बदलावों, ठीक है, मतलब इन सब को देखते हुए नीति निर्माण करना इस विभाग का उद्देश्य है। तो एक और क्वेश्चन बनेगा कि मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किसे नियुक्त किया? तब आप कहना दोस्तों कि इसका आयुक्त अमनीत पी कुमार और इसका सचिव डॉक्टर आहित दहिया के लिए बनाया है। ठीक है। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। और यूपीएससी की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। यूपीएससी का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 315 में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। फिर बताओ कि हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। ये ग्लेशियर किस देश में है? तो याला ग्लेशियर ये नेपाल के अंदर स्थित है। फिर बताओ हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता सामोता, और ये राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली हैं। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बना? इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? इनका नाम है भुवन रिभु। हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये झारखंड के लातेहार में, और वो स्थान पूछा जाए तो महुआ डांड में। ठीक है। बताओ भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो ये होगी दिल्ली विधानसभा। मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बन गया दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और हम बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में। ठीक है। और क्षेत्रफल पूछा जाए तो 845.70 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। बताओ 12 अप्रैल 2025 को दारियापल्ली रामैया का निधन हो गया, वो कौन थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दारियापल्ली रामैया दोस्तों ये पर्यावरणविद थे, और याद रखना दोस्तों कहाँ के? तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और 12 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। इन्होंने 50 से ज़्यादा वर्षों तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। वो हमेशा अपने जेब में एक बीज यानी कि सीड्स रखते थे, जहाँ पर खाली जगह मिलती थी वहाँ पर वो पेड़ लगा देते थे। उन्होंने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, इसलिए इनको वनजीवी के नाम से जाना जाता था। 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बाकी इनको और भी कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को मंथली वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक को आप जरूर परचेस कर लेना। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। और दोस्तों यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने अभी एक ऑफर निकाला है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस वाले QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट आने के 5 सेकंड के अंदर मैं ये जो ई बुक हैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।